सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये पहला पेपर होता है। 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है और जो समय आपको दिया जाता है 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 100% कह रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा एंड तक, तो इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अब बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही जितना भी फुल सिलेबस था वो डिस्कस कर लिया है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप इसको आसानी के साथ लर्न कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने 3 फुल सिलेबस आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है 3 सब्जेक्ट का, ठीक है, जैसे कि आपका वर्तमान भारतीय, प्रारंभिक शिक्षा और साइंस। नेक्स्ट जो होगा वो आपका इंग्लिश और मैथ होगा, उसके बाद सोशल स्टडी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या होता है। तो फ्रेंड, पत्राचार शिक्षा होता है, इसको हम दुरुस्त शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। और इसका माध्यम क्या होता है, तो यह ऑनलाइन एजुकेशन होता है, या आप कह सकते हो कि पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डॉक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पत्राचार यानी हम इसको डाक के माध्यम से, या दुरुस्त शिक्षा जिसको हम बहुत सारे माध्यम है, ठीक है, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो तो क्या है, ये यूट्यूब के माध्यम से, यानी आप जो कुछ भी दुरुस्त, अगर आप दूर से शिक्षा लेते हो उसी को हम दुरुस्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, ठीक है, बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या होता है, तो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाना होता है उनको सेंड किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त दी जाने वाली शिक्षा को ही हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। शाविद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ होता है, तो शाविद्या या विमुक्ति यानी ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्त या मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, इसका सिंपल अर्थ हो जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षा गुरु कि घर या उसके ही कुल में प्राप्त होती है, इसलिए उसको गुरुकुल शिक्षा कहा जाता है। आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि चाहे राजा या रंग के जो भी उनके लड़के होते थे, वो गुरुकुल यानी गुरु के पास जाकर शिक्षा को ग्रहण करते थे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुकुल शिक्षा। प्राचीन काल में एक वेद की ज्ञाता को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में एक वेद को ज्ञाता को हम स्नातक कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल में 2 वेद की ज्ञाता को हम क्या बोलते हैं, तो प्राचीन काल में 2 वेद की ज्ञाता को हम वसु बोलते हैं। प्राचीन काल में 3 वेद की ज्ञाता को हम क्या बोलते हैं, तो रुद्र। तो इस तरीके से हमने जाना प्रथम वेद, अगर किसी को प्रथम वेद के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसको हम स्नातक बोलेंगे। अगर द्वितीय वेद के जानकारी प्राप्त होती है उसको हम वसु बोलते हैं। और 3 वेद की ज्ञाता हो जाता है उसको हम रुद्र बोलते हैं। और अगर 4 वेदों का ज्ञान हो जाता है तो हम कह सकते हैं आदित्य, ठीक है, यानी हम उसको आदित्य बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, 10 प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुलों में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार, यानी जब वैदिक शिक्षा, जब बालक 5 वर्ष का होता है तो उस समय जब गुरुकुल में वो जाता है तब कौन सा संस्कार किया जाता है, तो फ्रेंड्स, चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता है। गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता है, तो फ्रेंड्स, उपनयन संस्कार भी कराया जाता है। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक इसका जो अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है, तो फ्रेंड, जब विद्यार्थी अपना जो भी शिक्षा है वो ग्रहण कर लेता है तब कौन सा संस्कार किया जाता है, तो समावर्तन संस्कार किया जाता है।
देखिए 14 प्रश्न है कि डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। ठीक है, यानी जो डॉक्टर आर के थे उन्होंने बोला था कि जो बौद्ध शिक्षा है वो क्या है, ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित या प्राचीन रूप है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसानी के साथ याद कर सकते हो। अगर पूछा जाए कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि बौद्ध शिक्षा जो है प्राचीन ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप है, तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर आर के मुखर्जी ने दिया है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है। तो ये जो स्टेटमेंट है प्लेटो का है। महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा। तो महर्षि वेद व्यास ने का कथन है कि ज्ञान यानी जो शिक्षा है वो जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, बल्कि वो व्यक्ति को चलना बोलना ये सब कुछ सिखाती है कि एक व्यक्ति से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो ये महर्षि वेद व्यास ने ऐसा बोला है। शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है। तो शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक लाता है, जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है। तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है तथा व्यवहार को प्रेरित करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है, यह कथन किसका है। अरस्तु का है। ज्ञान ही स्वर्ग तक उड़ान पंखों का आधार है, ये स्टेटमेंट किसका है। तो शेक्सपियर का है। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का उचित और सामंजस्य मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची आप कह सकते हो अवस्था का या यही शिक्षा का एक आधार होता है। यह किसने कहा है। तो एमजी ने यानी महात्मा जी ने, गांधी जी ने कहा था। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता है शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित वातावरण, ठीक है, एक निश्चित समय में, एक निश्चित टीचर के साथ जो भी शिक्षा दिया जाता है हम क्या बोलते हैं उसको संकुचित। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत उद्देश्य संकुचित अर्थ से अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हुआ। तो फ्रेंड्स उस बालक की आत्म अभिव्यक्ति, बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास होगा। 23 प्रश्न है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आप कह सकते हो अव्यवस्थित, आकस्मिक, सभी दशा में या किसी भी टाइम किसी भी व्यक्ति को जो शिक्षा दी जाती है अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं। तो दूरस्थ शिक्षा के जैसे अभी हमने आप सभी को बताए थे, पत्राचार शिक्षा जो कि उसका माध्यम क्या होता है डाक के द्वारा, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, तो ये क्या है दूरस्थ शिक्षा के घटक हैं। 25 प्रश्न यह कथन किसका है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास करना है। ये जो स्टेटमेंट दिया है महात्मा गांधी जी ने दिया है। ये कथन किसका है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। ये स्टेटमेंट किसका है। तो पेस्टालॉजी का है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक ये ऐसा ही स्टेटमेंट फॉर्मल ने भी दिया है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का निर्माण करता है। तो उन्होंने इस तरीके से बोला है और पेस्टोलॉजी ने बोला है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है। ये स्टेटमेंट पेस्टोलॉजी ने दिया है। अगला प्रश्न है कि किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए। तो फ्रेंड्स जॉन ड्यूवी ने ही बताया था कि जो शिक्षा है एक सामाजिक प्रक्रिया है। आई होप कि आपको याद भी होगा। मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो मनोवैज्ञानिक यानी जो प्रकृतिवादी की विचारधारा है वो बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। तो जस्ट मैंने अभी बताया जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है।
29 प्रश्न है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने बोला है? तो एडमस ने बोला है। किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया, जस्ट अभी हमने जाना, ड्यूबी ने बोला है। चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का, ये जो एडमस ने बोला था उनका समर्थन किया था, यानी चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो रॉस का है। तो रॉस समान दो ध्रुव, इस तरीके से बस रिलेट कर लीजिए, रॉस दो ध्रुव द्विमुखी प्रक्रिया। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जो भी कार्य है मानव प्रकृति चरित्र को प्रशिक्षित करे। यह जो स्टेटमेंट है प्लेटो का है। समाज इन व्यक्ति कोरी कल्पना है, रेमंड का है। आई होप कि आपको प्रथम सेमेस्टर से ही याद होगा। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो पेस्टोलॉजी का है। मैं आप सभी से ये क्वेश्चन करूँगी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? इसका आंसर आप सभी को करना है। सो यहाँ पे शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो पेस्टोलॉजी का है। पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? तो हरलॉक जी का है। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है बौद्ध प्रणाली में जो शिक्षा दी जाती थी मौखिक रूप से दी जाती थी। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अगर आप किसी को शिक्षा देते हो अपने बच्चे को, तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि सोना तो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो शिक्षा है वो आप जब तक आपका श्वास रहेगा तब तक आप का जो शिक्षा है वो कभी खर्च नहीं होता है ना। अगर आप शिक्षा ले रहे हो, अगर आपको समझ गए तो वो नष्ट थोड़ी ना होने वाला है, वो तो अनलिमिटेड है, कभी खर्च होगा ही नहीं, कभी ख़त्म होगा ही नहीं। सो यहाँ पे इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मोहम्मद साहब जो थे, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक भी कहे जाते हैं, तो इन्होंने ही ये बोला था कि दान में सोना देने की अपेक्षा अगर बच्चों को शिक्षा दी जाए तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। देखिए, मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती है? देखिए, मकतब क्या होता है हमने आप सभी को बताया भी था। मकतब का अर्थ होता है लिखना, ठीक है, और इसकी आयु क्या होती है? 4 से 5 वर्ष की होती है। 40 प्रश्न की प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता है? यानी जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग पढ़ने जाते हैं उस टाइम कौन सा संस्कार किया जाता है? तो बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता है। इसमें बालक 4 वर्ष और 4 दिन का होता है। 4 माह और 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन का होता है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करता है? तो आई होप कि आपने इसके बारे में जाना भी होगा। शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से उठाने का कार्य करता है। ये जो स्टेटमेंट दिया अरस्तु ने दिया। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? तो एडमस है। ये उन्होंने शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया दिया था। तो एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक जो हैं वो है एडमस। जॉन एडमस ने शिक्षा की प्रक्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया अध्यापक और शिक्षार्थी। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? क्योंकि जॉन ड्यूवी ने ही बोला कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने ही बोला है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट की जाती है। देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया और वही स्टेटमेंट है पेस्टोलॉजी में ने भी दिया था, लेकिन कुछ डिफरेंट है, लेकिन शक्तियाँ बाहर प्रकट करती हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर्वल का है। यह कथन किसका है कि शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है? यह हर्बर्ट स्पेंसर जी का है।
48 प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि शिक्षा व्यक्ति के शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य, शिवम सुंदरम और चिंतन का आनंद उठा सके। ये जो स्टेटमेंट है किसका है, तो अरस्तु का है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यह कथन किसका है, तो फ्रेंड्स ये जो कथन है स्टेटमेंट का है, यानी अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम, क्योंकि ये त्रिमुखी थे। मानव जीवन के कौन से दो पक्ष हैं, तो प्रथम शारीरिक, द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ये मानव जीवन के दो पक्ष होते हैं, शारीरिक और द्वितीय में सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाता है। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, ये किसने स्टेटमेंट दिया था, तो विवेकानंद ने दिया था। संगमरमर के पत्थर के लिए महत्व मूर्तिकार का होता है, उसी प्रकार महत्व जो होता है आत्मा के लिए शिक्षा का होता है। ये स्टेटमेंट दिया एडिसन ने दिया है। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है कि देखिए 54 प्रश्न है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह किस दार्शनिक ने कहा, तो जॉन ड्यूबी ने कहा। शिक्षा का संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जो होता है वो विकास करना, उन्नत करना होता है, ड्यूबी ने कहा है। जॉन ड्यूबी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो जॉन ड्यूबी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। ठीक है, अभी हमने बहुत सारे पुस्तक देखे। ठीक है, 56 प्रश्न है कि शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह कथन किसका है, तो हर्बर्ट का है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है, तो भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसमें आस्था रही है, तो वसुदेव कुटुंबकम में आस्था रही। शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी, तो फ्रेंड्स शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक जो लिखी है प्रोफेसर बागले ने लिखी है। 59 प्रश्न है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाश्विक, अभी हमने जाना अरस्तु ने बोला था, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य है बालकों का चरित्र विकास करना। क्वेश्चन फॉर यू, यानी आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं, इसका आंसर आप सभी को करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इसका आंसर कर सकेंगे, और आंसर करने में थोड़ी भी परेशानी आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये जितने भी आज के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।